हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्तिका जैन और हम आज डिस्कस करेंगे नवोदय अकेडमी की टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया। अब देखो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज एक तो इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम जो मेटल है उसका इंक्रीज हो रहा है। दूसरा चीज क्या हो रही है, इसकी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिक ऑर्डर भी क्या होगा या बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ में भी क्या बोल देंगे हम, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 2 में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब एलिमेंट हमें कौन कौन सा दिया है, बेरिलियम दे रखा है, बेरियम दे रखा है और साथ में कैल्शियम दिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बेरियम। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए, बेरियम ऑक्साइड का। सबसे ज्यादा बेसिक इसी में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स हैज हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्राइड है H-, ये तो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ कटायन को देखेंगे। अब कटायन में अगर आप लोगों को फजान्स रूल याद है तो फजान्स रूल बेसिकली क्या बोलता है कि फजान्स के हिसाब से जितना ज्यादा साइज होगा कटायन का, उतना ही कम क्या होगा उसमें, कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा उसका। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो साइज ऑफ कटायन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, कम। कोवलेंट कैरेक्टर कम हो गया तो मतलब आयोनिक कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आएगा, फिर बेरियम वाले में आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी फिर से हम किससे बता सकते हैं, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। फजान्स रूल फिर से क्या बोलता है कि एक तो साइज देखना है अपने को, क्योंकि कार्बोनेट है तो हम अनायन को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे कटायन को। साइज ऑफ कटायन के तो क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कोवलेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो साइज ऑफ कटायन अगर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा चार्ज, चार्ज की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है चार्ज से, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, इनवर्स हो गया। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आयनिक क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पे देखो, पोटेशियम K+ है, दूसरा कैल्शियम Ca2+ है, बेरिलियम 2+ है, और मैग्नीशियम भी क्या दे रखा है अपने को, 2+ दे रखा है। तो ये 2+ वालों से सबसे पहले चार्ज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो K+ जो है या जो K2CO3 है उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा आनी चाहिए। इसके बाद कैल्शियम, यहाँ पे जो साइज है सबसे छोटा किसका होता है, बेरिलियम का होता है, फिर मैग्नीशियम, और फिर किसका है, कैल्शियम का। तो साइज का ऑर्डर ये है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, बेरिलियम कार्बोनेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो फिर से वही चीज आ गई है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें देखना है आयनिक नेचर सबसे ज्यादा किसमें है। अब यहाँ पे कैल्शियम कटायन सेम है, अनायन देखना है। फजान्स रूल क्या कहता है, अनायन का साइज जितना बड़ा, अनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अनायन का साइज बड़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहाँ पे फ्लोराइड सबसे छोटा आयन कौन सा है, ये F- है। F- सबसे छोटा है, तो इसलिए आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following the lattice energy is higher than hydration energy। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रख सकते हो, लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है कि सिमिलर सिमिलर साइजेस के अगर आयंस होते हैं तो उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब सल्फेट है, सल्फेट को हम एक बड़ा आयन कंसिडर करते हैं, दिस सल्फेट इज अ बिग आयन। तो बिग आयन जो है वो बिग कटायन या बिग अनायन बिग कटायन के साथ क्या करेगा, हाई लैटिस एनर्जी शो करेगा। तो यहाँ पे बेरिलियम छोटा है, मैग्नीशियम छोटा है, फिर बेरिलियम छोटा है, बेरियम
फिर क्या हो गया, अभी बड़ा हो गया। तो आंसर वैसे बेरियम सल्फेट होना चाहिए। अब हाइड्रेशन एनर्जी की भी बात करें तो बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये भी छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बट इनकी हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है। तो हाइड्रेशन कम इसकी होगी और लैटिस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 56। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 अगर पता हो, ये एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आता है। जैसे नॉर्मली ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो जनरली क्या होना चाहिए कि नीचे आते आते आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे कम तो थैलियम की होनी चाहिए थी, बट ये एक्सेप्शन होता है, ये कूद के आ जाता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम के भी ऊपर आएगा। तो ये ऑर्डर क्या हो जाता है, बेरिली बोरॉन होता है, थैलियम होता है, गैलियम होता है, फिर एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। अब ये ऑर्डर अपने को किस में देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ये सी वाले ऑप्शन में। तो आंसर सी होगा। इसका रीजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थैलियम जो है, इससे पहले जो है एफ में इलेक्ट्रॉन्स गए होते हैं, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया होता है। एफ ऑर्बिटल की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। अब पुअर शील्डिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है थैलियम पे, जेड इफेक्टिव, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 में देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। फिर से ध्यान रखना, ये नॉट हमारा ज्यादा फोकस पॉइंट होना चाहिए। आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है किससे, SiFO से। अब SiFO ग्रुप 14 में आता है। ग्रुप 14 मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रही होंगी। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। 4 बॉन्ड पेयर है तो मतलब स्टेरिक नंबर 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। अब आते हैं CH4 पे, देखते चलो। अब देखो हमें यही देखना है कि कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं होगा। CH4 सेम ग्रुप में बिलोंग करता है। कार्बन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन फिर से, और हाइड्रोजन के साथ 4 चले जाएंगे। तो ये भी 4 बॉन्ड पेयर वाला है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 हो जाएगी। NH4 प्लस अमोनियम नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, 15 में है। 5 इलेक्ट्रॉन थे, बट पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं। अब हाइड्रोजन बचे 4, 1 2 3 और ये 4। तो फिर से कितने हैं इसके पास, 4 बॉन्ड पेयर। तो ये भी क्या है, sp3। CO3 2 माइनस कार्बन, 1 2 3 और 4। बट अगर पता हो तो इसमें एक जो है, एक जो बॉन्ड है वो कौन सी बॉन्ड हो जाती है, डबल बॉन्ड होती है। तो एक डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। और पाई इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते। तो कितने हैं इसमें, सिग्मा वाले 3। तो 3 हम बॉन्ड पे कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CO3 2 माइनस। CCl4 फिर से भाई, कार्बन ग्रुप 14, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 क्लोरीन के साथ है, तो ये sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है अब अपने को। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो सारे, एक तो ये ध्यान रखना, ये सारे जो हमें एसिड्स दे रखे हैं, कौन से एसिड्स हैं, ल्यूइस एसिड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ल्यूइस एसिड को ऑर्डर बताना है। ल्यूइस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनकी बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कोई, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यही देखना है अपने को कि यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब देखो BF3 में है, जो BF3 BI3 BCl3, इनकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब इनके पास एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे बोरॉन है, बोरॉन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल बचा है। ठीक है, और साथ में इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 3 फ्लोरीन है। अब एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी क्या है, p ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब ये जो p ऑर्बिटल्स में इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट, अब इसके पास भी जो p ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इसको बैक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है एक चीज, इसको हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, या उतनी ही कम क्या बोल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो बोरॉन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 2p।
फ्लोरीन के पास भी कौन सा है 2p, तो यहाँ पे 2p ओवरलैप होगा। बट अगर हम BCl3 में बात करें तो 2p और 3p होगा। क्लोरीन के लिए BF3 के लिए है, ये BCl3 में है। और Bi3 की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2p और 4p हो जाएगा। तो सॉरी 2p और 5p हो जाएगा, बोरॉन नहीं है, आयोडीन है। 2p और 5p हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो सबसे वीक ओवरलैप कौन सा होगा, 2p और 5p होगा। तो सबसे वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग हम इसमें बोलेंगे 2p 5p में, सबसे वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही ज्यादा रहेगा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए Bi3 BCl3 एंड देन BF3, मतलब आंसर विल बी बी। 59 करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन वाटर। अब वाटर में बात करेंगे तो वाटर में हाइड्रेशन हो जाता है, ध्यान रखना। तो देखो हमें क्या देखना है, साइज ऑफ कटायन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्या बोल सकते हो, साइज ऑफ कटायन ज्यादा तो उतनी ही कम क्या होगी उसकी हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन कम होगी तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हाँ, एक साइज ऑफ कटायन है और दूसरा हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब देखो साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन, जितना बड़ा साइज होता है कटायन का उतना ही कम क्या होता है हाइड्रेशन। तो अगर मैं हाइड्रेशन को ऑर्डर की बात करूं तो हाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा लिथियम प्लस का होना चाहिए, फिर Na+ का, फिर पोटेशियम का, और फिर रुबीडियम का होना चाहिए, ऑर्डर होगा हाइड्रेशन का। बट हाइड्रेशन इसका ज्यादा है तो इसके साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या हो गया, बड़ा। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन होगा। तो Li+ के हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की अगर बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, Rb+, सॉरी रिवर्स बना देते हैं। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात करें तो सबसे ज्यादा लिथियम प्लस होगा, फिर से सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसके जस्ट उल्टा। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर फिर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होनी चाहिए, रुबीडियम की, फिर उसके बाद पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। तो आंसर क्या आना चाहिए, इसका ए आना चाहिए। तो 59 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 60 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोरैक्स। देखो बोरॉन और बोरैक्स की अगर हम बात करें तो बोरैक्स क्या है, B4O5 OH4 और ये 2-, दिस इज बोरैक्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ये बोरैक्स हो गया। अब यहाँ पे साथ में OH जोड़ देते हैं, OH 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 और ये OH। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो बोरॉन है इसने 4 बनाया, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और ये वाले की क्या होनी चाहिए sp2। अगेन ये sp3 और ये वाला क्या हो गया sp2, इन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब अगर देखा जाए sp3 है और sp2 है तो आंसर क्या हो गया A। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन गिन के हम कर सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने दे रखे हैं, NO2 में अगर बात करें, देखो एक चीज याद रखना, अगर इवन नंबर में होंगे तो पेयर्ड है, ऑड होगा तो अनपेयर्ड होंगे। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने हैं बस, इवन तो पेयर्ड, ऑड तो अनपेयर्ड। तो अब नाइट्रोजन है, जैसे NO2+ में बात करें, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 × 2, बट प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास, फिर सॉरी 8 2 यहाँ पे 16 हो गया, 16 और ये 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं तो CaO2। अब कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, 2 × 8 16, मतलब कितने हो गए यहाँ पे 36 हो गए। फिर KO2 पे बात करते हैं, KO2 में पोटेशियम के पास 19, ऑक्सीजन फिर से 2 × 8 16, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अब 35 हो गए। KAlO2 अगेन इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 19 13 2 × 8 16, ये आ जाएगा टोटल 48।
और फिर CaO2 अभी हम गिने चुके। तो देखो अब यहाँ पे ये फिर से इवन इवन और इवन, ऑड वाला बस क्या है 35, मतलब KO2 के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर सी। Which of the following molecules number of lone pairs and bond pairs are not equal? फिर से वही ध्यान रखना है, नॉट इक्वल पे ध्यान रखना है अपने को। H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इसके पास तो 2 बॉन्ड पेयर है और साथ में 2 लोन पेयर है। IF5, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है तो 1 2 3 4 5 फ्लोरीन के साथ चले गए, तो 5 तो क्या हो गए बॉन्ड पेयर और 1 क्या हो गया लोन पेयर। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो आंसर अपने को ये दिख ही रहा है IF5, बट बाकी भी देख लेते हैं। H2S, अगेन H2 जैसे ही बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। और लास्ट क्या है SCl2, अगेन वैसे ही सल्फर क्लोरीन क्लोरीन और एक, तो 2 बॉन्ड पेयर और साथ ही 2 लोन पेयर। तो आंसर इसका IF5। Which of the following has maximum number of sp hybridized carbon atom? अब CN2 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे 2 sp वाले हैं। इसमें अगर देखो डबल बॉन्ड वाला, ये यहाँ से भी ये एक सिग्मा, तो मतलब ये जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp वाला। और Cn का फिर से ये Cn मतलब क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे ये कार्बन भी sp है और ये वाला कार्बन भी sp है, यहाँ पे ये भी sp, ये भी sp और ये भी sp, फिर से ये Cn है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आंसर क्या हो गया? इसमें 3 sp वाले हैं, तो आंसर विल बी डी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF4 कितने बॉन्ड वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और ये 6। और फ्लोरीन हो गया तो 1 2 3 और 4। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैंने शेप नहीं बनाया इसका, एक्चुअली मैं बस एक बार डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मतलब 5, स्टेरिक नंबर 5 मतलब sp3d। sp3d में क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम शेप की बात करें मॉलिक्यूल की। अब देखो एक लोन पेयर है तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा। और इसका जो शेप बनता है ये एक्चुअली कैसे बनाते हैं? हम सीसो वाला बनाते हैं, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पे। तो इसका जो शेप होता है वो क्या बोलते हैं? सीसो। बट अगर सीसो को बोला जाए तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल दिया जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। डाइपोल मोमेंट ऑफ x इज 1.5, डाइपोल मोमेंट ऑफ, अब देखो यहाँ पे जो भी बॉन्ड मोमेंट्स आएंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, चाहे ये प्लस आई वाला हो या माइनस आई वाला हो। अगर ऐसे भी आए तो भी सारे वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? सी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो है क्या? एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? फ्लोरीन के। किसमें? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आता है, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके केस में होती है? HF। Which of the following is paramagnetic in nature? देखो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रिक से हम काम करेंगे, डाया पैरा वाली चीज जब भी आएगी, या मेनली वही ध्यान रखना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो पैरामैग्नेटिक होगा, या फिर B2 का केस आ जाए या O2 आ गए, ये दो आ जाते हैं MOT के अकॉर्डिंग और ऑड इलेक्ट्रॉन वाले। तो अब O2 माइनस में अगर बात करें, O2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो फिर से अगेन 8 8 2 16 और एक और गया मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस कार्बन के पास 6 और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7 और एक नेगेटिव और आ गया, तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास 6 और इसके पास 8, तो अगेन कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 8, 15 में से गया तो अगेन 14 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए फिर? O2 माइनस। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर की भी एक ट्रिक से हम काम करते हैं। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही करना है पूरा का पूरा। बीच में एक पकड़ लो 14 मतलब नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब इसके आगे वालों में और इससे पहले वालों में 0.5 बस कम करते चलेंगे, तो 14 15 16 17 और ये 18 और सिमिलरली यहाँ पे 13
12, 11 एंड 10। तो अब देखो 14 है तो ये कितना हो गया 2.5, 2, 1.5 एंड 1, ये हो गया 2.5, 2, 1.5 एंड 1। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 3 है। फिर O2 के पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2। O2 प्लस O2 में 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने हो गए 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया अब इसका 2.5। और O2 माइनस 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 17, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2 का, तो इन दोनों ऑप्शंस में आ रहा है। फिर इसके बाद सबसे कम किसका है अगर देखा जाए तो O2 माइनस का, तो O2 माइनस सबसे कम यहाँ पे मतलब 68 का, फिर बी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। CO बॉन्ड लेंथ की बात करें तो CO में अगर पता हो तो एक बैक बॉन्डिंग मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड की तरह कंसिडर करना, डबल बॉन्ड और एक बैक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है CO के केस में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। CO2 डबल बॉन्ड और CO3 2 माइनस में क्या है रेजोनेंस है, O माइनस और ये डबल बॉन्ड हो, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल एंड डबल के बीच में होती है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है, इसकी प्योर डबल है और इसकी ट्रिपल मान लो, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो CO की होगी, सबसे उसके बाद किसकी होगी CO2 की, डबल है, और सिंगल डबल वाले की सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये क्या है सही है, ये करेक्ट ऑर्डर है। दूसरा आते हैं बॉन्ड लेंथ, फिर से अब बॉन्ड लेंथ हम यहाँ पे फिर से कैसे देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर से, और अभी हम लोगों ने अगर देखो इससे पहली वाली स्लाइड में ही वैसे किया था, O2 का हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर कितना था O2 का 2 था। O2 2 माइनस में अगर निकाल सकते हो, O2 2 माइनस में कितने हो गए 16 और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर कितना हो गया 1 हो गया। और O3 ओजोन फिर से इसमें क्या आ जाती है रेजोनेंस आ जाती है, तो O3 के केस में अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, तो O3 के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से इन बिटवीन हो जाएगा सिंगल एंड डबल, सेम जैसे कार्बोनेट में बोला, तो यहाँ पे सिंगल और डबल के बीच में, यहाँ पे प्योर सिंगल और यहाँ पे प्योर डबल, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो किसकी होनी चाहिए O2 2 माइनस की होनी चाहिए, फिर ओजोन की होनी चाहिए, और सबसे कम किसकी हो जाएगी O2 की, तो ये भी क्या लग रहा है अपने को सही लग रहा है। अब N2 और N2 प्लस में बात करते हैं। अब देखो N2 और N2 प्लस में अगर बात की जाए तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया था 3 आया था, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 14 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो 13 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये N2 है और ये N2 है। अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब N2 की बॉन्ड एनर्जी N2 प्लस से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, तो C वाला तो क्या है गलत है, तो आंसर A और B अगर देखा जाए तो B वाला ऑप्शन हो जाएगा। 69। अब आते हैं इसके बाद 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब O2 फिर से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बतानी है अपने को, तो हम फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 17, O2 प्लस 15, N2 2 प्लस 12, N2 माइनस 15, N2 14, B2 10, C2 2 माइनस 14 और C2 प्लस में कितने हो गए अब 13। और ये ध्यान रखना है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो तो होंगे, साथ में B2 और O2 ये पैरामैग्नेटिक है, तो ऑड वाला है देखो 1 2 3 और ये 4, और इसके अलावा B2 भी है और O2 भी है, तो कितने हो गए 6, तो आंसर क्या हो गया इसका C। Which of the following order of solubility in water is correct? Solubility in water की बात करें तो फिर से हमें लैटिस एनर्जी देखनी है, बड़ा कटायन बड़े एनायन के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखो सीजियम फ्लोराइड एक बड़ा कटायन है, फ्लोरीन एक छोटा एनायन है, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो होगी वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, तो ये ऑर्डर तो अपने को सही लग रहा है।
दूसरा आप देखो लिथियम छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिर कम होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर जो है वो क्या है, गलत है। फिर से ये छोटे आयन है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स जो है वो गलत ही दे रखे हैं सब में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाना चाहिए। फॉर टू आयनिक सॉलिड CuNI, फिर से अगेन लैटिस एनर्जी पे देखना है, और ये ध्यान रखना रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है यहाँ पे। Ca2+O2- K+ और I-। अब देखो इन दोनों में जो होता है ये दोनों ही आयनिक सॉलिड्स हैं, पहले ही इन्होंने बोल दिया है। हमें क्या देखना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है। तो अब Ca लैटिस एनर्जी और इसमें चला जाएंगे, सही होगी। चार्ज को हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू साइज, तो CaO की जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू Ki। तो स्टेटमेंट सही है। Ki आयनिक है, आयनिक है तो बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए ना, तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। CaO अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, Ki की लैटिस एनर्जी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे फिर से फजान्स रूल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें देखनी है, बस वो ध्यान रखना। साइज ऑफ कटायन क्या होना चाहिए, छोटा। साइज ऑफ कटायन शुड बी लेस। साइज ऑफ अनायन शुड बी ग्रेटर। और चार्ज चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये सब क्या बताते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीजें होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब अगर कटायन कॉमन है तो अनायन देखो, अनायन कॉमन है तो कटायन। अब यहाँ पे सारे देखो अनायन कॉमन है तो हम कटायन देखेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, ये सही है, बट हमें फिर से इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट पूछा है। LiF, LiCl, LiBr, Lii। अब यहाँ पे देखो कटायन सेम है तो अनायन देखो, अनायन का साइज बढ़ता जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे अगर हम देखें Zn2+, Cd2+ और Hg2+। अब अगर यहाँ पे देखोगे तुम तो जो साइज है वो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट साइज बढ़ रहा है, बट यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इनमें मेनली हमें क्या देखना है, जेड इफेक्टिव। ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव अगर देखा जाए तो Hg2+ में ज्यादा होता है, और इसलिए इसका कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है HgCl2 वाले में। तो आंसर जो है ये वाला भी क्या है, सही ही है। आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इस केस में, डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट अगर देखा जाए AlF3, Al2O3, Al। अब फ्लोरीन F-, O2- और ये N3-। अब देखो N3- चार्ज सबसे ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसी में होना चाहिए, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट मतलब जो ऑक्टेट से ज्यादा बॉन्ड, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिनमें, या जो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ClO4- में देखो, ClO4- में कितनी बनाता है क्लोरीन। अगर इसमें देखा जाए 7 बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये हाइपरवेलेंट है, ये सही है। BF3 ये तो हाइपोवेलेंट है तो कम बनाता है, तो ये नहीं होगा। SO4 2- अगेन सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है इसमें, ये भी सही है। यहाँ पे कार्बन की 4 ही बनती है, तो ये ना हाइपोवेलेंट है ना हाइपोवेलेंट है, तो 1 और 3 होना चाहिए, 1। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। वही देखना है 2.5 देखो किस किस केस में आया था, जब 13 इलेक्ट्रॉन थे, और दूसरा किस में आया था जब 15 इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों में 2.5 और 2.5 था, क्योंकि 14 वाला क्या था, 3 था, ठीक है। तो अब O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8 2 16, 16 में से गया 15, मतलब ये 2.5। NO में अगर इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन 7 और ये 8, तो यहाँ भी कितने हो गए 15। NO2+ में अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, और CN में अगर देखें नाइट्रोजन, और ये भी कितने हो गए फिर 13 हो गया। तो आंसर पहला वाला ही क्या है, सही है। सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इस केस में, 2.5 होगा। बॉन्ड ऑर्डर एंड एवरेज फॉर्मल चार्ज बताया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस वाली चीज लगती है, तो इसके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ध्यान रखना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं टोटल 4। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देखनी होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक बॉन्ड को फिक्स करके यहाँ पे जैसे बॉन्ड को फिक्स करोगे और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे कितनी बॉन्ड है। तो जो फॉर्मूला होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर का, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स
अपॉन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे इसमें वो आएंगी 7 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4, तो 7/4 या फिर क्या बोल सकते हो इसको 1.75 की वैल्यू आ जाएगी। और ये देखो अब फॉर्मल चार्ज निकालना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है बट चार्ज कितना है इसमें -1 है, तो ओवरऑल अगर मैं हर ऑक्सीजन पे बात करूँ तो कितना आएगा -1/4 -1/4 -1/4 और -1/4 मतलब 0.25, तो 1.75 एंड -0.25, तो आंसर इसका अगेन ए। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो मतलब एक्स ये इंटरन्यूक्लियर है, तो हमें लेटरल ओवरलैप के लिए क्या चाहिए होगा, कोई और ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो अगर मानो ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इस तरीके से अगर ओवरलैप हो या फिर क्या बोल सकते हैं हम, इस तरीके से अगर ओवरलैप हो तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पी एक्स ये तो सिग्मा बनाएंगे, एस पी एक्स एस हमेशा सिग्मा बनाता है, पी एक्स पी वाई के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, पी वाई के बीच में क्या बन जाएगा फिर पाई बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ये ध्यान रखना, और नॉट करेक्ट पूछा गया है फिर से। तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसे बनेगा, तो ये वाला तो क्या है गलत ही है। अब दूसरी बात क्या होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है वो लोन पेयर्स बना सकते हैं, सही बात है, बट किसके साथ बनाते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन सॉरी जो ये हाइड्रोजन जो है ये अटैच होना चाहिए विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। अब ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होगा, ये खींचेगा नहीं, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ही नहीं, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। HF सॉलिड, अब ये HFH, अब ये देखो सही बना रखा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट एक चीज जो गड़बड़ है ये है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल दे रखा है, ये जो बॉन्ड एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है ना 180 डिग्री दे रखा है, बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उसमें ये जो बॉन्ड है ये एंगल ये टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है तो ये जो एंगल है ये 109 के ही आसपास कहीं कुछ होना चाहिए, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए डी। हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस, पोलराइजिंग पावर किसकी वजह से होती है, देखो एक तो साइज और दूसरा चार्ज, साइज इज टू चार्ज देखते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी देख रहे हो बेसिकली, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। Which of the following speech statement is not true again for given species? इन सब में देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, शेप भी सेम आएगा, बट ये जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है ये गलत है, कि सबका डाइपोल मोमेंट है ये गलत है, N2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो आंसर जो है क्या हो जाएगा बी। Which of the following pairs both species have same hybridization? Again हमें hybridization देखना है, SF4 SF4 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये क्या हो गया sp3d2, XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो गया ये वाला sp3d है और ये वाला क्या हो गया sp3d2। I3 माइनस में अगर निकाला जाए, आयोडीन सेंट्रल पे ले लेते हैं, आयोडीन सेंट्रल पे 7 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया अगर यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड, ठीक है, तो इसके पास I3 माइनस में क्या हो जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब ये भी क्या हो गया sp3d। XeF2 में अगर देखें ज़ेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में 2 गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 8 में 3 बच गए, तो 3 लोन पेयर, मतलब ये भी क्या हो गया sp3d, तो इन दोनों का एक तो सेम आ रहा है। फिर आते हैं ClO3 प्लस में, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास 7, 7 में से गया 6, 6 में से ये चले गए 3, तो मतलब ये तो हो गया 3 बॉन्ड पेयर, मतलब ये sp2 हो गया। PO4 3 माइनस का जो होता है इसमें 3 बॉन्ड पेयर आएगा, 4 बॉन्ड पेयर आएंगे, एक भी लोन पेयर नहीं आएगा, तो ये sp3 है, तो ये भी गलत है। ClO3 माइनस क्लोरीन में अगर देखो अब 7 है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8 हो गए, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और साथ में एक लोन पेयर, तो मतलब ये sp3 और PO4 3 माइनस भी sp3, मतलब ये भी हो गया, तो 2 and 4
दैट इज आंसर विल बी सी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल CH4, इसका तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0, नॉन पोलर है। अब इनमें देखना है, अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो दो लोन पेयर है इसके पास, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मेन जो दिक्कत आती है वो NF3 और NH3 में आती है, बट इससे अगर हम NF3 और NH3 की बात करें, आंसर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। H2 का सबसे ज्यादा, CH4 का, मतलब आंसर तो A ही होना चाहिए। बट NF3 और NH3 वाला ध्यान रखें क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट भी रहता है। NF3 और NH3। अब देखो इसमें क्या है, डाइपोल किसके तरफ है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ आ रहे होंगे और लोन पेयर का इस तरफ। यहाँ पे यहाँ पे अगर देखो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होता है NF3 से। Which of the following has highest lattice energy? Lattice energy किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, चार्ज के। तो चार्ज के बेसिस पे देखो Al3+, F-, Na+, S2-, Al3+, O2-, Ca2+, F-। तो देखो चार्ज के बेसिस पे क्या हो गया, C। 2 elements X and Y have electronic configuration। देखो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +2 हो गई, इसकी -1 हो गई, तो X के ऊपर 2, Y के ऊपर 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, XY2, दैट इज A। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन HNO3 के लिए, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, सही है। ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाई, नेगेटिव आया, सही है। 2 बॉन्ड 2 लोन पे, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, A ही होना चाहिए। बाकी में अगर देखा जाए, देखो नाइट्रोजन 4 बनाया तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव 1 2 3 और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और नाइट्रोजन 1 2 3 4, बट यहाँ पे चार्ज आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। अगेन इस केस में भी अगर देखा जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन ने ज्यादा बॉन्ड बनाई है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया, ए। सेक्शन बी पे आते हैं अब। 86 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। फॉर्मल, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। फॉर्मल चार्जेस फैक्टर बेस्ड ऑन प्योर कोवेलेंट प्योर बॉन्डिंग एंड शेड इक्वली, ये भी सही है। Lewis dot structure represent actual shape of the molecule, नहीं एक्चुअल शेप तो हमें BSc-BR से पता चली थी, तो ये वाला तो क्या है, गलत है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है क्वेश्चन में, तो इनकरेक्ट कौन सा है, C, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B। C only will be the answer। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 which of the following is or are incorrect related to hybridization? Hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape, ये सही है, बट हमें फिर से इनकरेक्ट बताना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लेस इफेक्टिव, ये गलत है, लेस इफेक्टिव नहीं होते तो मोर इफेक्टिव होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ये भी गलत है, एसेंशियल नहीं है, क्योंकि जैसे हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं वहां पे कोई भी एक्साइटेशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट सही नहीं है। ओनली हाफ फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स, नहीं लोन पेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी गलत है, तो मतलब B, C एंड D, आंसर विल बी C। Which arrangement of electrons is most stable? देखो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा कहाँ पे आने चाहिए, लोन पेयर शुड बी इन इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि वहां पे रिपल्शन सबसे कम होते हैं। लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इनको इक्वेटोरियल पे प्लेस करना है, तो ये वाला तो क्या है, सही लग रहा है। यहाँ पे एक्सेल पे आ गए, यहाँ एक्सेल आ गया, तो आंसर विल बी ए। O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, O2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 मतलब अब नाइट्रोजन के बाद वालों में पहले सिग्मा आता है, बाद में पाई आता है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा, ये भी सही है, बट पाई पहले आ गया, ये गलत हो गया। पहले ये ध्यान रखना है कि क्या आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py, ये डिफरेंस रहता है मेजर जो है, तो सिग्मा 2pz पहले आना चाहिए। सिग्मा 2pz यहाँ पे है, पाई 1 1, ये पर 1 और 1 2 गलत ये दे दिया, और आंसर देखा जाए तो ये, अच्छा ये वाला है ना सिग्मा, और यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा फिर बी। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बॉन्ड पे, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू हो गया ये तो। इन जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम
increases value of bond angle from normal bond angle also increases। अब देखो अगर लोन पेयर बढ़ता है, जैसे हम एक केस ले लेते हैं, CH4 वाला होता था, NH3 होता था और H2 होता था। तो CH4 to 109 नो लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया होता है और इसका एंगल 107 हो गया, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए और 104 हो गए। तो देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स है। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम इन I3 देखो आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 है, माइनस मतलब एक और आ गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो 1 2 3, तो 3 लोन पेयर बच गए इसके पास, तो ये तो सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट इज ट्रू। Last, structure of xenon fluorides or xenon oxide could not be explained on the basis of VSEPR। ये तो गलत है, could not be explained नहीं होना चाहिए, it was explained on the basis of VSEPR। VBT के अकॉर्डिंग जो है वो गलत था, बट VSEPR के अकॉर्डिंग क्या है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स मतलब आंसर विल बी बी, दिस इज फॉल्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज मोर देन H2S, सही है। एंड H2 हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन भी है, असर्शन भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट H2S H2T कंपैरेटिवली क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, SO4 2- एंड PO4 3- हैव अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। SO4 2- एंड PO4 3- हैव अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, ये तो गलत है। SO4 2- भी sp3 है, PO4 3- भी sp3 है, और इनमें रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। B2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, वो मैंने बताया था B2 एक्सेप्शन होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये असर्शन तो गलत है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ सिग्मा टाइप। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी लिखते हैं तो देखो B2 है 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सिग्मा आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो 8 तो ये होगा। पहले क्या आएगा, पाई 2px1 एंड पाई 2py1। अब इसी से देख सकते हो, एक तो पैरामैग्नेटिक है और दूसरा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, इसका जो होमो है वो कौन सा है, पाई है, तो ये भी गलत है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोरॉन इज मोस्ट हार्ड सब्सटेंस ऑफ ग्रुप 13, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बट हमें इनकरेक्ट बताना है, ये तो सही है। बोरॉन जो है आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है। पाई बॉन्ड बिटवीन पीरियड 2 एलिमेंट इज मोर स्टेबल देन पीरियड 3 एलिमेंट, ये भी सही है। जो देखो जैसे शेल्स छोटा होता है, एन की वैल्यू कम होती है, तो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो ज्यादा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। गैलियम यूज फॉर हाई टेम्परेचर ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग, ये भी सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है इन थर्मोमीटर्स वगैरह। स्ट्रेंथ ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट डिक्रीजेस डाउनवर्ड द ग्रुप, दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट डिक्रीजेस डाउनवर्ड द ग्रुप, इंक्रीज होता है जैसे जब नीचे आते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। Which of the following is strongest oxidizing agent? Strongest oxidizing यहाँ पे भी inert pair effect के बेसिस पे ही देखेंगे। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग कौन होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाए, जैसे यहाँ पे Ga3+ है, तो ये किस में जाना चाहिए, Ga+ में जाना चाहिए। सिमिलरली इंडियम 3+ से जाएगा ये इंडियम प्लस, थैलियम 3+ से जाएगा थैलियम प्लस, और Ge4+ से जाएगा ये Ge2+। तो थैलियम में जो इनर्ट पेयर का स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, तो Tl+1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Tl3+ बाय ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, TlCl3। Which of the following is incorrect about halide of group 15? PbI4 does not exist in nature, but अपने को फिर से incorrect बताना है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि Pb यहाँ पे 4+ में है और I- है। I- एक बिहेव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये जो Pb4+ है इसको Pb4+ से कन्वर्ट कर देता है Pb2+ में, इसलिए ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। SiCl फॉर्म
SaCl4 forms salicylic acid after hydrolysis. This is also correct. Salicylic acid means SiOH4 hydrolysis होता है, substitution होकर Cl की जगह OH लग जाएगा. PbX2 is more stable than PbX4. अब Pb ये भी इनर्ट पेयर की वजह से Pb2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Pb4+. तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है. SnX4 एंड PbX4 आर कोवलेंट कंपाउंड्स. अब देखो इनमें चार्जेस ऑल्दो ज्यादा है बट इनका साइज भी बड़ा होता है, इसकी वजह से ये मेनली कौन से होते हैं, आयोनिक होते हैं, कोवलेंट नहीं होते. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा. SiF6 is known is not known. यहाँ पे तो देखो रीजन क्या है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से हिंड्रेंस या रिपल्शन ज्यादा होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 लार्ज क्लोराइड आयन शो मोर स्टेरिक रिपल्शन देन फ्लोराइड आयंस. Which of the following is correct decreasing order of bond energy? देखो बॉन्ड एनर्जी वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैं बोल रही थी, एन की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. जैसे जैसे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो आंसर विल बी ए. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल. अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल यहाँ पे OH, यहाँ पे N डबल. और सिमिलरली पैरानाइट्रोफेनॉल में अगर बात की जाए, अब यहाँ पे हो जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे होती है इंटरमोलिकुलर. यहाँ इंट्रा है और यहाँ पे इंटर है. इंटर मतलब दूसरा मॉलिक्यूल के साथ. अगर एक और मॉलिक्यूल ऐसे हम ले लें N और यहाँ पे OH, तो इनके बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इंटरमोलिकुलर. तो ऑर्थोनाइट इज मोर वॉलेटाइल. मोर वॉलेटाइल किस वजह से होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है. तो आंसर इसलिए बी. If Hund's rule is violated, then magnetic nature of diatomic molecule C2. अब देखो Hund's rule का वायलेशन अगर हम कर रहे हैं तो C2 बेसिकली C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें हम भरे भी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. फिर इसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2py. अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हुनसुन का वायलेशन भी कर दो, दोनों इधर ही चले गए, यहाँ पे भी दोनों चले गए, चाहे एक एक करके भी जाओ तो भी ये क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक ही रहेगा, चाहे हुनसुन का वायलेशन हो चाहे ना हो. तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा. थैंक यू एवरीवन.